दोस्तों, 4 PM के देश की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज संजय जी के व्यस्त होने के कारण मैं अकेला ही आपसे बातचीत करूंगा और आजकल मेरा प्रिय विषय है डोनाल्ड ट्रंप। संजय जी के साथ भी बातचीत करता हूं, तब भी डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ ना कुछ बातचीत होती है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पे मैं काफी अकेले डोनाल्ड ट्रंप विषय पे ही आप लोगों के साथ कार्यक्रम करता रहा हूं और आपने हमेशा ही मेरी टीका टिप्पणियों और विश्लेषण को ध्यान से सुना है। आज मैं दो बातें करूंगा आपसे। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि भारत उनका मुकाबला करने के लिए, उनसे निपटने के लिए क्या कर रहा है। इन दोनों बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। हम सब लोगों का भविष्य इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर है। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत की सरकार के मुखापेक्षी हैं। हम उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो करेंगे उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, भारत की रक्षा व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, भारत की वायुसेना पे क्या असर पड़ेगा, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आखिरकार भारत सरकार उस असर को मंद करने के लिए, उस असर के जो विपरीत परिणाम हैं, उन विपरीत परिणामों को दुरुस्त करने के लिए क्या करने जा रही है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ये योजना बना रहे थे कि हम अमेरिका निर्यात किए जाने वाले भारतीय माल के ऊपर जबरदस्त टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाने वाले हैं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, ये देखने की बात है। हमारे प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे थे कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, इसलिए सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में भाषण दिया। भाषण में उन्होंने 2 बार भारत का नाम लिया और दावा किया, और वो जब दावा करते हैं तो लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ जाती है। उन्होंने दावा किया कि वो 1 अप्रैल से भारतीय माल के ऊपर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। सोचिए, जो भारतीय माल आज अमेरिका में 1 रुपए में बिकता है, जब ट्रंप उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा लेंगे तो उसकी कीमत दूनी होकर 2 रुपए हो जाएगी। यानी वो भारतीय माल अमेरिकी लोगों को महंगा मिलेगा। उस प्रक्रिया में होगा क्या कि अमेरिका के जो आयातक हैं, यानी भारत से जो माल आयात करते हैं, वो भारतीय माल की बजाय उन देशों की तरफ देखना शुरू कर देंगे जहां से वही माल उन्हें अपेक्षाकृत सस्ता मिल सकता है। यानी ट्रंप जिन देशों के माल के ऊपर इस तरह का आयात शुल्क या टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये हमेशा इस तरह होता है। सब लोग अपने अपने उपभोक्ताओं को सस्ते सस्ता माल मिले, इसकी कोशिश करते हैं। अब इस स्थिति में भारत क्या करेगा? मोदी जी लगातार एक गुलाबी तस्वीर पेश करने में लगे हुए हैं कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। भारत दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, इसका मतलब यह है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर अपने यहां माल तैयार करके दुनिया को निर्यात कर रहा है। ये तस्वीर निकल के आनी चाहिए। मोदी जी का जो दावा है, उस दावे से ये तो बात निकल के आनी चाहिए। लेकिन इससे मोदी जी के दावे से सब लोग सहमत नहीं है। हिंदी का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार भास्कर आज के संपादकीय में क्या लिखता है, ये मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इससे मोदी जी के दावे की कलई खुल जाएगी। संपादकीय छोटा सा होता है भास्कर का। वो जमाना चला गया जब अखबार बड़े बड़े संपादकीय लिखते थे। भास्कर तो बहुत छोटा सा एक बड़े पैराग्राफ का संपादकीय लिखता है। इस संपादकीय का शीर्षक है, आखिर क्यों हम निर्यात में दूसरे देशों से पीछे। मोदी जी के हिसाब से हमें निर्यात में दूसरे देशों से आगे होना चाहिए था, क्योंकि भारत दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। कि हम क्यों दूसरे देशों से निर्यात में पीछे हैं। अब जरा संपादकीय सुनिए, इससे आपको समझ में आएगी कि वास्तव में अर्थव्यवस्था की असलियत क्या है। ट्रंप की नित नई घोषणाओं से दुनिया सकते में है। उन्होंने कहा है कि इंपोर्टेड कार, सेमीकंडक्टर और औषधियों के बाद अब लकड़ी और वन उत्पादों पर नए टैरिफ की घोषणा जल्द की जाएगी। वैश्वीकरण के दौर में विकासशील देश सेवा या माल के निर्यात के बिना विकास में तेजी नहीं ला सकते। इस वर्ष भी तमाम विकास के दावों के बीच भारत ने आयात ज्यादा किया और निर्यात कम। सोचिए, इस वर्ष भी विकास के तमाम दावों के बीच भारत ने आयात ज्यादा किया और निर्यात कम। हमेशा की तरह चीन ने इस मजबूरी का भरपूर लाभ उठाया। आखिर क्यों हम निर्यात में बड़े ही नहीं, छोटे सक्षम पड़ोसियों से भी पीछे हैं। ध्यान कीजिए, आखिर क्यों हम निर्यात में बड़े ही नहीं, छोटे सक्षम पड़ोसियों से भी पीछे हैं। कृषि प्रधान हमारे देश में क्यों दूध, गेहूं, चावल, चीनी, स्टील, दवाएं, मोबाइल, सामान्य जरूरतों की वस्तुएं वैश्विक बाजार से महंगी हैं। गेहूं या दूध जितनी लागत पर हम पैदा करते हैं, उससे कम लागत पर 7 समंदर पार से आ सकता है।
कुछ खनिज हमारे यहां भी पैदा होते हैं। भारत और चीन लगभग समान भूभाग 14 से 16 करोड़ हेक्टेयर में खेती करते हैं, लेकिन दोनों के उत्पादन में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि दुनिया में दूध सबसे ज्यादा भारत में पैदा होता है, लेकिन प्रति पशु दूध उत्पादन में भारत वैश्विक औसत से कम है। मोबाइल से लेकर बल्ब तक भारत को चीन सस्ता देता है। इसका मूल कारण है इन व्यवसायों में तकनीकी कौशल का कम इस्तेमाल और सरकार का सुविधाओं पर कम खर्च। आज भी भारत का 42% खेत ही सिंचित है। चरागाह कम होने से पशुओं का चारा महंगा होता गया है। उत्पादन नहीं, उत्पादकता क्रांति आज जरूरी है। ये बात भास्कर का संपादकीय नहीं कह रहा है, लगभग सभी अर्थशास्त्री भी इस बात को कहते हैं कि भारत प्रोडक्शन रेवोल्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन में अभी बहुत पीछे है। एक तरफ सब लोग ये कह रहे हैं, तो सोचिए प्रधानमंत्री आखिरकार किस बिना पे ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा है। मैं कल ही से सोच रहा था कि प्रधानमंत्री के इस दावे की मैं जांच जरूर करूंगा। आज जांच के रूप में मैंने आपको भास्कर का ये संपादकीय आपके सामने पेश किया है। अब ट्रंप सब जगह टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की, इससे पहले वाले भाषण में उन्होंने घोषणा की थी कि चीन के ऊपर 10% टैरिफ वो लगा दिया है उन्होंने, और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। बदले में चीन ने भी पलटकर अमेरिकी माल के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। चीन अमेरिका से बड़े पैमाने पर खेतिहर माल खरीदता है। सोयाबीन, कपास, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, ये तमाम चीजें जो अमेरिका द्वारा चीन भेजी जाती हैं, चीन में इनका जबरदस्त उपभोग होता है। लेकिन अगर चीन इस माल के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाएगा जो उसने लगा दिया है, तो ये माल अमेरिका में महंगा हो जाएगा। ये माल चीन में महंगा हो जाएगा, उत्पादकों को महंगा मिलेगा। उत्पादक इस माल को नहीं खरीदेंगे, वो सस्ते माल को टटोलेंगे बाजार में। ये चीज जो आयातक हैं चीन में, वो अच्छी तरह समझ गए हैं। इसलिए जैसे ही ये माल महंगा होगा, वैसे ही वो लोग अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे की तरफ देखेंगे वहां का माल, ताकि वहां का माल उन्हें सस्ता मिल सके। नहीं, अमेरिकी माल की जगह अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे का माल जो है वो चीन के अंदर बिकना शुरू हो जाएगा। इससे अमेरिकी किसानों को नुकसान होगा। ट्रंप को मजबूर होना पड़ेगा कि चीन के ऊपर जो उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, उस नीति के ऊपर दोबारा विचार करें। प्रश्न ये है, क्या भारत ऐसा कर पाने में सक्षम है? देखिए, भारत काफी परेशानी की स्थिति में है। आप देखिए स्थिति क्या है कि भारत चीन के साथ जो सीमा विवाद है, चूंकि ट्रंप खड़े हो गए हैं और वो सारी दुनिया में इस तरह की अपनी घोषणाओं से सारी दुनिया की विदेश नीति को और अर्थनीति को झकझोर रहे हैं, तो भारत को भी उसी के हिसाब से चीन के साथ भी अपने संबंधों के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। एक तरफ तो कोई भी चीन के पक्ष में कोई बोल ले तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण उसको आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ स्थिति क्या है? दूसरी तरफ स्थिति यह है कि तीखे सीमा विवाद के बावजूद किसी ना किसी तरह से भारत चाहता है कि चीन के साथ उसके संबंधों में नरमी आ जाए। यह ट्रंप के कारण बदले हुए हालात से पैदा हुई मजबूरी का ही कमाल है कि चीन भी भारत द्वारा मुहैया कराए जा रहे इस मौके का लाभ उठाना चाहता है। अगर ऐसा न होता तो जोहानिसबर्ग में G20 की बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी सीमाओं पर शांति, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की फिर से शुरुआत और दोनों देशों के बीच हवाई यात्राओं को सुलभ करने पर सकारात्मक वार्ता करते हुए नजर न आते। अगर न ऐसा न होता तो सरकार समर्थक अर्थशास्त्री, भारत के सरकार समर्थक अर्थशास्त्री चीनी पूंजी के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खोलने की सिफारिश करते हुए न दिखते। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके अरविंद पनगड़िया की ये सिफारिश भला कौन भूल सकता है कि सीमा विवाद संबंधी पहलुओं को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग की शुरुआत की जानी चाहिए। दरअसल अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर चीन से भारत की फौजी टक्कर हुई तो अमेरिका भारत का साथ देगा। ट्रंप की प्राथमिकता चीन के मुकाबले भारत की पीठ पर हाथ रखने की नहीं है, क्योंकि अगर वो भारत की पीठ पर हाथ रखेंगे तो वो चीन के साथ में युद्ध की नौबत आ सकती है और उन्हें फिर भारत को हथियार देने पड़ेंगे, मदद देनी पड़ेगी। इससे उनके घरेलू एजेंडे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में बाधा आ सकती है। ट्रंप की पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर जो खर्चा करता है उस खर्चे को बचा लिया जाए। यही काम उन्होंने एलन मस्क को थमाया। एलन मस्क को उन्होंने टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि उन्हें $2 ट्रिलियन बचाना है। $2 ट्रिलियन जैसे ही बचेंगे
उसका ट्रम्प ने घोषित कर दिया है कि उसका 20% हिस्सा वो अमेरिकी जो टैक्स पेयर है, करदाता है, उसको वो वापस करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो अमेरिका में आज तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बन जाएंगे। हमें ट्रम्प की बातें पसंद आए ना आए, वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर जो भाषण देते रहते हैं, अजीब सी अंग्रेजी बोलते हैं, वो हमें पसंद आए ना आए, लेकिन अमेरिका का टैक्स पेयर, अमेरिका का करदाता अगर उसे अपने खाते में अपना चुकाए हुए कर का एक हिस्सा वापस आता हुआ दिखा, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो ट्रम्प उसके सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। अब देखिए, ट्रम्प ने एक झटके के अंदर रूस और यूक्रेन युद्ध से जो समीकरण बने हुए थे, नाटो, इसमें नाटो और यूरोप भी शामिल था, उसको पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने वादा किया था चुनाव मुहिम के दौरान कि वो इस युद्ध को रुकवा देंगे। शुरू में ऐसा लगा कि शायद वो अभी फिलहाल इस युद्ध को रुकवाने के मूड में नहीं है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं करना चाहते, और वो, लेकिन अचानक उन्होंने पुतिन के साथ बातचीत की, और बातचीत के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि हमारी इनके साथ में एक पीस डील तैयार हो गई है, और इस पीस डील के ऊपर यूक्रेन को भी आना होगा और यूरोप को भी हमारी मदद करनी होगी। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रम्प और उपराष्ट्रपति वांस और जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस के अंदर वो मशहूर तकरार हुई, इसकी वीडियो सब आप लोगों ने देखे हैं, जिनका ट्रांसक्रिप्टेड वर्जन सब जगह छप चुका है और आप लोग सब पढ़ चुके हैं। तो उस तकरार के बाद में जेलेंस्की तो वहां से चले गए, वो लंदन आए, और लंदन आकर उन्होंने पूरे अपने इर्द गिर्द पूरे यूरोप को जमा करने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प ने जेलेंस्की को दी जाने वाली जितनी भी फौजी मदद थी उसको रोक दिया। जैसे ही उन्होंने मदद रोकी, जेलेंस्की के होश उड़ गए, और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के प्रति कृतज्ञ हूं, मैं उनके साथ खनिज डील करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। फिर से एक बार ऐसा लगा जैसे कि फिर तो अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार है। देखिए, यूरोप जो जमा हुआ है ट्रम्प के खिलाफ, ट्रम्प के मुकाबले खड़ा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध पहली बार, उससे बहुत लोग जोश में आ गए हैं, बहुत से समीक्षक भी जोश में आ गए हैं। मैं ये समझता हूं कि वो उसका महत्व प्रतीकात्मक अधिक है, क्योंकि यूरोप के पास वह फौजी ताकत नहीं है कि वो पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की को युद्ध लड़वाते रहे। अब इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी की जो फौजी ताकत अगर मिला दी जाए, तो वो न्यूयॉर्क, जो फौजों की संख्या मिला दी जाए तो अमेरिका में न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट है उससे भी छोटी है वो। और फ्रांस की फौजी ताकत इतनी ही है जितनी कि न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट है। पूरे यूरोप का अगर आप रक्षा बजट जोड़ दें तो अमेरिका का बजट उससे दूना होता है, और पूरे यूरोप के रक्षा बजट के मुकाबले अकेले रूस का रक्षा बजट है। तो अगर यूरोपियन देशों को वास्तव में एक बड़ी फौजी ताकत बनना है, तो उन्हें अमेरिका पर निर्भरता को समाप्त करना होगा, और इस बड़ी फौजी ताकत बनने में उन्हें कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। फिलहाल वो जेलेंस्की की पीठ पे हाथ तो रखने के लिए तैयार हैं, और उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी दे सकते हैं, लेकिन फौजी मदद देना उनके बस की बाहर की बात है। वो काम केवल डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व कितना भी नाखुशगवार हो, लेकिन इस पूरी बिसात के ऊपर जिस तरीके से वो अपनी चालें चल रहे हैं, और उनकी हर चाल से जो लोगों को झटका लग रहा है, उससे लगता है कि वो अंततः दबाव डालकर जेलेंस्की और पुतिन को शांति वार्ता की टेबल पर बैठा देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें कितना उन्हें समय लगेगा और उन्हें कितने और झटके देने पड़ेंगे, कितनी चौंकाने वाली घोषणाएं करनी पड़ेंगी, ये अब देखने की बात है। अब सवाल देखिए, यहां तो जो गोदी मीडिया है वो कहा करता था पहले कि मोदी जी अपनी ही दम पर जेलेंस्की और पुतिन के बीच में दोस्ती करा देंगे और युद्ध रुकवा देंगे। अब इस वक्त मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी वन विहार कर रहे हैं, वो सिंह शावकों को दूध पिला रहे हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं, तस्वीरें अखबारों में छप रही हैं, वो एक सब अलग किस्म के कामों में लगे हुए हैं। ये जो राजनीति चल रही है, रूस और यूक्रेन में शांति होगी, युद्ध होगा, ये जो बड़ा सवाल है, इस बड़े सवाल में मोदी जी और भारत की तकरीबन कोई भूमिका नहीं है, और भारत भी इस बात को
समझ गया है कि कोई भूमिका नहीं है। ट्रंप से पहले भारत रूस यूक्रेन युद्ध को दो पक्षों के बीच विवाद और उसमें नरेंद्र मोदी द्वारा बीच बचाव करने की जरूरत के रूप में देखता था। लेकिन ट्रंप ने पुतिन से सीधे बात शुरू करते हुए ज़ेलेंस्की को तानाशाह घोषित कर दिया और यूक्रेन की सारी मदद बंद कर दी। ट्रंप रूस को G7 में शामिल करके यूरोप और अमेरिका के संबंधों को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। अब भारत को उस बीच बचाव की नीति से अपना हाथ खींचना पड़ा है क्योंकि ट्रंप के अमेरिका ने पाला बदल लिया है। यानी भारत ने ट्रंप के दबाव में अपनी विदेश नीति में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया है। न केवल चीन के सापेक्ष परिवर्तन किया है बल्कि जो ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच जो चल रहा है उसके मुकाबले भी बड़े पैमाने पर तब्दीली की है। अब मैं आपको अपनी इस वार्ता का अंत एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं उनके वक्तव्य से इस वार्ता का अंत मैं करूंगा कि जब ट्रंप 200%, 100% टैरिफ लगा देंगे भारतीय माल पर, तब भारत को क्या करना चाहिए। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार के एक वक्तव्य को आपके सामने रखूंगा। उससे आपको अंदाजा होगा कि अगर भारत वास्तव में ऐसा कर सकता है जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं, तो ट्रंप के इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन प्रश्न यही है, क्या भारत ऐसा कर सकता है? प्रोफेसर अरुण कुमार ये कह रहे हैं, इस ट्रेड वॉर से, यानी जो ट्रंप के जब ट्रंप भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, भारत उसकी प्रतिक्रिया में मान लीजिए उनके माल के ऊपर उतना टैरिफ लगाता है, इस ट्रेड वॉर से हमें प्रोडक्शन, डिमांड और ग्रोथ को बढ़ाने का बड़ा मौका मिला है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, यानी जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया उलटने वाली है, यानी वे अमेरिका को लगातार अपने घर में समेटते जा रहे हैं। यह तरीका अमेरिका के सुपर पावर मॉडल के बिल्कुल उलट है। डायरेक्ट टैरिफ पर अभी ट्रंप के टारगेट पर चीन, कनाडा और मैक्सिको है। ट्रेड वॉर में बदल रहे टैरिफ वॉर से भारत को फायदा उठाने के लिए तुरंत होमवर्क करना होगा। भारत को 3 मोर्चों पर युद्धरत स्तर पर काम करना होगा: प्रोडक्शन, ग्रोथ और डिमांड। प्रोडक्शन बढ़ाने से रोजगार में फायदा होगा, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में डिमांड बढ़ने वाली है, यानी इससे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। ये तीनों फैक्टर हमारे पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों को रोकना सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट मोड पर रखना होगा। अब देखिए, उन्होंने 3 नहीं बल्कि 4 बातें बताई हैं। उन्होंने कहा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, जो बड़े पैमाने पर 1 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके हैं भारतीय शेयर बाजार से, उनको दोबारा शेयर बाजार में वापस लाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, ग्रोथ बढ़ानी होगी और डिमांड बढ़ानी होगी। अब ये तो उन्होंने ऐसे 4 काम बता दिए हैं प्रोफेसर साहब ने, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 20 साल से नहीं कर पा रही है। अब आप सोचिए कि अचानक भारतीय अर्थव्यवस्था ये काम कैसे करना शुरू कर देगी। उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी है क्या? अगर जादू की छड़ी होती तो ये काम वो पहले भी कर सकती थी। सीधी बात यह है कि ट्रंप जब भारतीय माल के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, तब हम लोगों को, यानी नरेंद्र मोदी, उनके वित्त मंत्री को, उनके वाणिज्य मंत्री को ये तय करना होगा कि वो ट्रंप को किस भाषा में जवाब देंगे। वो बदले में ट्रंप के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे या ट्रंप की धमकी के नीचे दबकर ट्रंप अमेरिकी माल के ऊपर से अपना टैरिफ कम कर देंगे। ये आपको बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, और उसी के हिसाब से हम सब लोग अपने अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आर्थिक भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।